अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। और मेरे साथ आज फाइनली मौजूद हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ है गजल अशरफ। और कल डॉक्टर गजल की क्या कहते हैं एडवाइस थी कि आपने नहीं आना, मेरी तबीयत खराब थी और मैंने डॉक्टर साहिबा की जो एडवाइस थी उस पर अमल किया। बिल्कुल ठीक हो जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। डॉक्टर साहिबा ने दवाएं भी दी थी और दुआएं भी दी थी, तो दोनों चीज़ों से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह भी अच्छी गुजरी होगी। लेकिन आज जो खबरें हैं गजल वो इस तरह की हैं कि अच्छी नहीं है। स्पेशली जो हमारी पहली खबर है वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया की चकाचौंध और रोशनियों के पीछे छुपी अक्सर जो हकायक होते हैं वो बहुत ज्यादा तल्ख होते हैं। और आज की खबर भी कुछ ऐसी ही है जो कि दिल दहला देने वाली है। इस्लामाबाद में एक नौजवान टिकटॉकर सना यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सना यूसुफ का ताल्लुक अपर चित्राल से था और वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G13 में रिहायश पजीर थी। अफसोसनाक वाकया थाना संभल की हदूद में पेश आया, जहां एक मेहमान उनसे मुलाकात करने के लिए आया और अचानक फायरिंग करके फरार हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और हुक्काम का मजीद कहना है कि कत्ल की वजूहात जानने और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीश जारी है। जी हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा वाकया है और ऐसे वक्त में पेश आया जब अभी से कुछ दिन पहले हम भी बात कर रहे थे और हमने इस पर बाकायदा सेगमेंट किया था। सोशल एक्टिविस्ट थी, हमारे साथ लॉयर थी कि जो तहसील नूरपुर थल थी उस पर भी, वहाँ पर भी एक मारूफ टिकटॉकर थल की शहजादी इकरा जिनका नाम था, उनको मुवज्जना गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। और उससे पहले भी हमने कितने वाकयात देखे हैं। बहन जो है, भाई जो है अपनी बहनों को कत्ल कर देते हैं गैरत के नाम पर, टिकटॉक बनाने पर रिश्तेदार कत्ल कर देते हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट वाकया हुआ है ये कल का, इसके ऊपर मजीद डिटेल्स हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे जमान मुगल खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तक कितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है इस मामले पर, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुल्जिमान उनके मेहमान आए थे घर पर, अपने ही रिश्तेदार थे, कुछ कह रहे थे डाकू थे। क्या कुछ पता चल सका है जराए से? जी, मेरी रात गए चतराल में कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि सना यूसुफ जो है इनके मामू के बेटे हैं और हमारे यहाँ अर्ली एज में बच्चों की शादियों के हवाले से बातचीत का एक रवाज होता है और इनकी शादी के हवाले से भी जो मंगनी है इनके मामू का बेटा है उसके साथ ये तय पाई थी। और वही मामू का बेटा है कल इनके घर पे आया था और घर पे आके उसने दोबारा उस चीज को जो है वो रिकग्नाइज करवाने की बात की, तो जिस पर सना की तरफ से बाकायदा तौर पे जो है वो यूसुफ शाह की तरफ से इनकार कर दिया गया था। और उस इनकार का रंज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसी वक्त ही उसने पिस्टल से फायर किए और उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इस मामले में किसी भी किस्म का तस्दीकी बयान सामने नहीं आया और पुलिस का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को प्रॉपर जो है वो इंटेरोगेट करें, उसके बाद ही हम अपना मौकफ जारी करेंगे। तो अब जो लोकल जराए हैं चतराल के, वहां से ये चीज सामने आई है कि इनकी अर्ली एज में कोई शादी के हवाले से बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये वाकया पेश आया है। जी ठीक हो गया, डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन हज़रात, मुगल साहब ने मेरे ख्याल है कि प्रॉपर डिटेल हमें दे दी। इनके मामू के बेटे थे जो इनसे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, बचपन में इनकी मंगनी हुई थी और वही आए, उन्हीं से इनकी तल्ख कलामी हुई और उन्हीं ने ही इनको कत्ल किया। पुलिस इस हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए अब एक खबर तो कत्ल की है, एक खबर हमारे पास भारत से है, बहुत ही अच्छी खबर है। और भारत की जब खबर आती है तो ज़ाहिर है हमें खुशी भी होती है। ये अच्छी खबर है। खबर अच्छी इस तरह से है कि भारत से एक नाकाबिले यकीन खबर जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे जिस तरह से हसनैन चौंके हैं। पटियाला के रिहायशी दर्शन, जिन्हें मुर्दा करार दिया गया था, अचानक उस वक्त वो जिंदा हुए जब उन्हें ले जाने वाली जो एम्बुलेंस थी रास्ते में एक गड़े से टकराई। मतलब जो गड़ा आता है ना रास्ते में, एम्बुलेंस उससे टकराई और झटका सा लगा और दर्शन एकदम से उठ बैठे। दर्शन को उनका जो नवासा है वो शदीद बीमारी की हालत में गांव वापस लेकर जा रहा था और जब डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी तो वो एम्बुलेंस उनकी आखिरी रस्मात के लिए रवाना हो गई। और लेकिन किस्मत ने फिर एक नया मोड़ लिया, झटके के बाद एक नया मोड़ लिया। ऐसे हुआ कि जैसे ही एम्बुलेंस जो है वो करीब पहुंची रिसिंग के करीब, तो एक गहरे गड्ढे में जो है वो एम्बुलेंस टकराई और नवासे ने हैरत से देखा कि दर्शन का हाथ हरकत कर रहा है
और फिर चंद ही लम्हे बाद, थोड़ी देर के बाद एक धीमी सी उनको दिल की धड़कन भी जो है वो महसूस हुई दर्शन की, और उसके बाद एम्बुलेंस फौरन अस्पताल की तरफ दोबारा से मोड़ दी गई और दर्शन उस वक्त आईसीयू में, इस वक्त जो है वो आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग भी लड़ रहे हैं। वो खबर ये है कि वो पहले मुर्दा थे, जी हाँ, अब वो वापस जिंदा हो चुके हैं और अब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में। पहले तो वो मुर्दा थे और शमशान घाट उनका होता है, वहां पे उनको आग लगाने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन ये उनके लिए किस्मत मेरे ख्याल मेहरबान थी कि एक खड्डे के ऊपर जब गाड़ी टकराई और दोबारा से उनका दिल की धड़कन, वापस हाथ भी उनका हरकत किया। अब देखते हैं कि दर्शन की सेहत याबी के हवाले से जैसे ही जो भी खबर आएगी आपके साथ मजीद भी शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जी। आगे शहरियों के लिए क्या खबर है ये भी गजल आप बता दें। शहरियों के लिए बहुत अच्छी खबर है जी मौसम के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों बेहद गर्मी है और आजकल तो टेम्परेचर फिर भी नॉर्मल है, 5 से 30 तक जा रहा है, लेकिन ईद आपको पता है करीब है और ईद के करीब करीब जो महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है वो ये है कि ईद उल अज़हा से पहले कुछ दिन पहले और ईद के दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ और आंधी और बारिश की पेशगोई करती है। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि 3 जून से 5 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियाद, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसेरा, बडगराम, शांगला, कोहिस्तान, एबटाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला रहेगा। और 3 और 4 जून की बात करूं तो इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मियावाली, सरगोदा, इसी तरह फिर गुजरांवाला, फिर गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, आंधी होगी, बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि 7 से 9 जून तक यानी कि जो ईद उल अज़हा के अयाम होंगे उस दौरान दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, मानसेरा में बारिश, गरज चमक और यालाबारी से भी हो सकती है। लेकिन गर्मी कहाँ होगी इसने? ताहम जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ईद के दौरान शदीद गर्मी और खुश्क मौसम मुतवक्के है, जिसके बायस शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उन्होंने खबरदार भी किया कि आंधी, यालाबारी और आसमानी बिजली के बायस कमजोर ढांचों, दरख्तों और बिजली के खंभों, गाड़ियों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। अवाम, मुसाफिरों और सयाहों को मोहतात रहने, गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की। और खबर यह है कि ईद के दिन भी आपके ठंडे गुजरेंगे और ईद पे एक तरफ आप अपना जानवर कुर्बान करेंगे और दूसरी तरफ बारबेक्यू हो रहा होगा, मजे लें, फिर साथ बारिश भी होगी, आंधी भी होगी। बिल्कुल ऐसे लेकिन एहतियाती तदबीर भी आपको बताइए साथ साथ कि क्या कुछ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए एक और खबर है जिस तैयार रहिएगा। खबर यह है कि अगर इन प्रिसाइसली कुछ वर्ड्स में बता दूं या चले मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल 2025 और 26 के बजट में ईंधन की खरीदारी, मतलब आपने अगर डीजल या पेट्रोल खरीदना है तो उसपे ड्यूल प्राइसिंग मुतारिफ करवाएगी। इसके तहत अगर पेट्रोल या फिर डीजल की अदायगी नगद, जिसमें कैश आपके पास है, आप उनको 2000 दें या 3000 दें, तो वो फी लीटर 2 से 3 रुपए इजाफी अदा करने होंगे आपको। लेकिन डिजिटल अदायगियों पर 18% सेल टैक्स लागू होगा, लेकिन कोई इजाफी चार्जेस नहीं होंगे। मतलब कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, अगर आप कैश से करते हैं तो आपको पेट्रोल महंगा मिलेगा। इसका मकसद ये है कि मुल्क को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाया जाए ताकि टैक्स वसूली में बेहतरी आए और गैर रस्मी मईशत को दस्तावेजी बनाया जाए। इस इकदाम के तहत मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स को कानूनी तौर पर डिजिटल अदायगियों की सहूलत फराहम करना लाजमी होगी, जिसमें QR कोड्स होंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल वायरलेस भी शामिल होंगे। एग्जैक्टली और इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी नकद अदायगियों पर इजाफी 2% जनरल सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है और डिजिटल अदायगियों पर मामूल के मुताबिक जो है वो 18% GST लागू होगा। और जराए ये भी बता रहे हैं कि जितने भी पॉलिसी साजों ने ये इकदाम किए हैं, तकनीकी और इंतजामी उस पर काम शुरू कर दिया गया। इससे ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम हमेशा से बात करते आए हैं कि टैक्स वो लोग नहीं देते जिनको देना चाहिए और वो लोग देते हैं, सैलरी क्लास के ऊपर मजीद बोझ पड़ता है। इस दफा भी यही है, बट लेट्स सी कि अब 13 जून को बजट आता भी है, यानी पहले 2 तारीख थी, फिर 10 तारीख थी, अब 13 को चला गया। 13 को भी फाइनल डेट है, अल्लाह करे बस ईद के बाद आई जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको बताते हैं ना तीर ना तलवार। तीर ना तलवार का मैं आपको समझाती हूँ क्या जंग में ही होता है ये कुछ। हाँ, जंग में ही होता है, लेकिन अब तो ना तीर है और ना तलवार है। मसला ये है कि कोलंबिया में जो एक फेस्टिवल होता है बहुत जबरदस्त किस्म का, उस हवाले से खबर है ये कोलंबिया में एक बार फिर से टमाटरों की अनोखी जंग छिड़ गई है। वाह, आपको यकीनी तौर पर पता होगा इस जंग के हवाले से। टमाटर बड़े मजेदार। बिल्कुल, और वैसे तो इसके ऊपर एक मूवी भी है, वो भी आप सबने यकीनी तौर पर देखी होगी। खानों में आपको पता है कि जायके के लिए टमाटरों का इस्तेमाल होता है, कितना ज्यादा जरूरी है। इस तरह कोलंबिया के बासियों के लिए हर साल टमाटरों की जंग लड़ना भी बहुत ज्यादा लाजमी होता है और इस साल भी कोलंबिया में टमाटरों का सालाना फेस्टिवल मुनक्किद हुआ है, जिसमें 20,000 की जंग का, जी हाँ, जिसमें अच्छा वो जंग भी बड़े अनोखे तरीके से होती है। 20,000 से ज्यादा मकामी और गैर मकामी लोगों ने शिरकत भी की और
और अनोखे मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो एक दूसरे को निशाना बनाते हैं लोग, और ऐसे देख कर ताक कर निशाना बनाते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, मजे की बात यह है कि एजुकेशन दी जाती है प्रॉपर इस हवाले से। वो ये होता है कि आप टमाटर मारने की एजुकेशन होती है, टमाटर मारने की, क्योंकि टमाटर आप किस तरह से सही से गजल को मार सकते हैं, गजल के कौन से हिस्से को आपने टारगेट करना है, बिल्कुल, और गजल ने जवाब में हसनैन को कहां पे टारगेट करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो टमाटर ना पहले स्क्वीज करते हैं ताकि वो टमाटर अच्छी तरीके से मसल कर उसके बाद मारते हैं, ताकि वो लग ना जाए ना किसी को, किसी का कोई आंख पे ना लग जाए, किसी के फेस पे ना लग जाए, कोई इंजरी ना हो जाए इस हवाले से। तो प्रॉपर एक उनको एजुकेशन दी जाती है इस हवाले से कि टमाटर को सबसे पहले, और आपको पता है कि एक मूवी भी है जिसमें वो ट्रक में ढेर सारे टमाटर है, पहले उनको पाउच से मसल दें फिर उसके बाद उनको मारते हैं। तो ये प्रॉपर एक जंग होती है। इसमें आपको मैं बताऊं कि 45 टन टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो फेस्टिवल है ला टोमाटीना इसका नाम है। जी हाँ, ला टोमाटीना इस फेस्टिवल का नाम है, और 1945 में इसका आगाज हुआ था। मकामी बच्चों को बाकायदा तौर पर फलों और सब्जियों की लड़ाई से जो है वो आगाह किया जाता है, उनसे मुतासिर होते हैं, एक पूरा मतलब एक माहौल बनाया जाता है, और ये एक सालाना त्यौहार होता है जिसमें तमाम लोग शिरकत करते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी गजल, जिस तरह आपने बताया टमाटरों की लड़ाई है, लेकिन इस टमाटरों की लड़ाई में कोई बंदा जख्मी नहीं होता, वो बिल्कुल मसल के एक दूसरे को टारगेट किया जाता है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा इश्क में कभी कभार फूल, खत और तोहफे देना तो सुना ही होगा। हाँ, कि इश्क में आप किसी को फूल दे देते हैं, किसी को खत दे देते हैं, किसी को तोहफे देते हैं। लेकिन चीन में चीन में एक दिल शिकस्ता लड़की ने, जिसका दिल टूटा हुआ था, उन्होंने बदला लेने का एक ऐसा अनोखा तरीका अपनाया कि सबको हैरान कर दिया। अच्छा। जी हाँ, चीन के अगर सुबह शेड्यूल की बात की जाए तो वहां की रिहायशी खातून ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड को 1000 किलो प्याज भिजवा दिया। जी हाँ, पूरे 1000 किलो। इसके साथ एक नोट भी भेजा गया जिस पर लिखा था कि मैं 3 दिन रोई, अब तुम्हारी बारी है। ये कदम खातून ने इस वक्त उठाया जब उसको पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल बेवफाई कर रहा है और ब्रेकअप के बाद भी वो बिल्कुल बेअसर है, रोया नहीं। तो खातून ने फैसला किया कि अगर वो रोई है तो अब वो भी आंसू बहाएगा, लेकिन आंसू प्याज के, मतलब प्याज काटेगा और आंसू बहाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके साबिक बॉयफ्रेंड वो बड़े अक्लमंद थे, उन्होंने ये प्याज तकरीबन 1000 यौन यानी कि 200 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया, यानी नुकसान के बजाय उन्होंने फायदा उठा लिया। Exactly, लेकिन ये सवाल अब ये है ना कि वो रोए भी हैं कि नहीं, पहली बात तो ये है। अच्छा, वैसे जो लोग, मैं एक टिप भी दे देती हूँ उन खवातीन को जो लोग प्याज काटते हुए जिनके आंसू निकलते हैं या फिर वो रोती हैं, तो अगर आप कैंडल को जला लेंगे ना तो वो ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, इस वजह से फिर आपके आंसू नहीं निकलते। एक टिप है, तो मैं इस तरह का दूसरा वाकया होने से पहले मैंने सोचा कि सबको टिप भी दे दूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि $200 तो उसने कमा लिया, 1000 नहीं, वैसे ये टिप थी, जनरल सी टिप थी कि जो लोग, लेकिन आप बॉयफ्रेंड की तारीफ करें कि उसने 1000 किलो प्याज से भी $200 कमा लिया। एग्जैक्टली, उसने कमा लिए हैं। और मैंने आपको कहा था ना, हमारी तरह होता सादा बंदा कहता है यार घर रख लेते हैं काट के, इससे हम साल बिल्कुल एग्जैक्टली। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि 21 जंगली हाथी 12 घंटे मुसलसल सफर करें, सफर सिर्फ इसलिए करें कि वो किसी इंसान को आखिरी बार अलविदा कह सकें। ये ऐसा ही है जैसे इंसानों के लिए हाथियों की मोहब्बत या हाथियों के लिए इंसानों की मोहब्बत, इनको आप वाइस वर्सा कर लें। अच्छा, ये मोहब्बत जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्ची कहानी है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं, विजुअल्स जो चल रहे हैं। ये कहानी लॉरेंस एंथोनी की है, जिन्हें दुनिया, जो अभी दिख रहे थे, हाँ एग्जैक्टली, जिनको दुनिया एलिफेंट विस्परर्स के नाम से भी जानती है। यानी कि आपको पता है, सरगोशी और हाथियों के साथ बातचीत करना और जिस तरह से उनको समझना। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जान खतरे में डालकर 21 हाथियों को बचाया, जिन्हें मार देने का फैसला किया जा चुका था क्योंकि वो इंसानों से बहुत तंग थे हाथी, और वो इंसानों को मारना चाहते थे। और ये सब वो हाथी थे जो जंगली और बेकाबू हाथी थे, जिनके हवाले से मैं बात कर रही हूँ, और इंसानों पर हमले करते थे क्योंकि उन्हें इंसानों से सिर्फ तकलीफ और धोखा ही मिला था। हाथियों की बात करी। लेकिन लॉरेंस ने क्या किया कि उन हाथियों से दोस्ती की, उनको अपना बनाया, उनसे प्यार मोहब्बत की, और फिर ऐसे हाथियों को उसने काबू में लाया जिनको समझना बहुत मुश्किल था। लॉरेंस ने उनके साथ एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो दोस्ती से भी बढ़कर था। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वक्त के साथ उन हाथियों को लॉरेंस पर एतमाद हो गया, और उस अपने ख़ानदान का, वो लॉरेंस को अपना हिस्सा समझते थे, अपने ख़ानदान का हिस्सा समझते थे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली एक दिन ऐसा हुआ कि लॉरेंस को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से रुखसत हो गए, और उसी रात
वो तमाम हाथी जो मीलों दूर जंगल में थे, बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी रास्ते से भटके हुए 12 घंटे उन्होंने पैदल सफर किया और अपना जो दोस्त था लॉरेंस, उसके पास गए आखिरी बार उनको अलविदा कहने के लिए और सीधा उनके घर पहुंचे। और किसी ने उन्हें नहीं बताया था कि लॉरेंस अब इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि उनको खुद से पता था, वो खुद ब खुद जानते थे। वो बस घर के बाहर गए, खामोशी से खड़े रहे, खामोशी में ही एक, जैसे आप ये कहें कि गहरा खराज अकीदत वो लॉरेंस को पेश कर रहे थे। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि हर साल जब भी उनकी बरसी आती है, 2 मार्च को लॉरेंस की बरसी होती है, ये हाथी वैसे ही उसी प्रैक्टिस के साथ बगैर किसी शोर किए, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए आते हैं और आकर वहां पर खड़े होते हैं और अपने दोस्त को खराज अकीदत पेश। क्या बात है जी, मतलब कि उनको एक तो किसी ने मौत की इत्तला नहीं की, उसके बावजूद भी वो उसके घर पहुंचते और फिर सालाना बुनियादों में वहां पे जाते हैं और उसको खराज अकीदत पेश करते हैं। डेट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी ब्रेक का ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब वापस आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, कराची का रुख करेंगे जहाँ पे एक वाक़या हुआ, उस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक ऐसी खबर के हवाले से बात करेंगे जो कि जिस खबर का ताल्लुक कराची से है और कराची की पोश इलाके डिफेंस बेस 6 से खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी गाड़ी में सवार बाअसर शख्स की शहरी पर तशद्दुद करने की वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस वक्त फैली हुई है, यकीनी तौर पर आप सबने देख भी लिया होगा। और मामूली सी तकरार थी वो नौजवान के साथ और गार्ड्स के साथ मिलकर उसने बुरी तरह मारा पीटा है और माफ़ी मांगती खवातीन की जो इल्तिजाएं थी वो भी बेअसर रही हैं। और पुलिस ने मरकजी मुल्जिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ी पहले ही तहवील में लिए जा चुके थे। और इस मामले की मुकम्मल डिटेल्स क्या है वो जानेंगे। बिल्कुल इसी मामले में हमारे साथ कराची से हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बिलाल अली मौजूद है। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा, मुल्जिम की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। कभी ताला खुली वीडियो आ रही है, कभी ताला बंद वीडियो आ रही है, कभी हथकड़ी वाली वीडियो आ रही है। तो हमें बताइएगा कि क्या एक्चुअल में गिरफ्तारी हुई है, किस थाने में मौजूद है और केस की पैरवी उसी तरह से होगी जिस तरह बाकी केसेस की होती है। जी बिल्कुल, देखिए हसन, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि ये गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो है रात 8:30 बजे ये खयाबान फेज 6 में जो है इत्तेहाद में जो है ये वाक़या पेश आया और मोटरसाइकिल सवार जो है वो जा रहा था और उसके बाद जो है वो ये सलमान फारूकी की गाड़ी जो है वो भी पीछे थी। फिर ये बंदा थोड़ा सा आगे हुआ तो जरा सी टकरा गई, जिसके बाद इस सलमान फारूकी फ़िरौनियत ने दिखाई, अपनी फ़िरौनियत दिखाई और उसके बाद उसने गाड़ी से उतारा, बाइक से उतारा, अपनी गाड़ी में बिठाया और उसको इतना मारता रहा। उसके बाद इसकी जो छोटी बहन इसके साथ थी वो मिन्नतें करती रही कि मेरे भाई को छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन उसके गार्ड ने उसने और उसके जो मुलाजिम उसके साथ था वो भी मारता रहा। अच्छा, ये डिफेंस के एरिया यहाँ पर ये पहला वाक़या नहीं है, आए रोज यहाँ पर जो है बाअसर फैमिली जो है वो किसी गरीब पर जो है वो तशद्दुद करते रहती है। पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं होती, डिफेंस की एरिया है, वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं होती। अच्छा, ऐसे सबसे पहले आपको एक अच्छी सी बात बताऊँ ना, ये हैरान कुन बात है कि डिफेंस में पुलिस मौजूद नहीं। रात देर तक जब ये सोशल मीडिया खबर में जो आग की तरह फैली तो पुलिस को जब हमने फोन किया तो पुलिस SHO वहाँ पे मौजूद, जो गिजरी का थाना है, वो कहता है कि अच्छा ये रात को वाक़या पेश हुआ है, हाँ वीडियो तो मेरे पास आई है, हाँ मैं इसको देखता हूँ। फिर आधे घंटे बाद SSP होश में आता है, फिर वीडियो जो है बहुत ज्यादा फैलती है। फिर वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजा हरकत में आते हैं, फिर वो साउथ के अफसरान को फोन करते हैं और बोलते हैं क्या मामला है। उसके बाद सारी पुलिस हरकत में आती है, फिर जाके जो है वहाँ पे सारी चीजें। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि इस बाअसर शख्स के हवाले से ये भी इत्तलात आ रही हैं कि ये कोई सरकारी मुलाजिम था क्या, कितनी सदाकत है इस मामले में, और मुतासरा जो फैमिली है उसका क्या बयान है? अच्छा देखिए, ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये एक निजी कंपनी के जो है मालिक है और पहले ये अपने आप को यही शो कराता रहा है कि मैं जो है सरकारी अफसर हूँ। लेकिन बाद में जो तमाम तरह चीजें पुलिस ने निकाली, जब पुलिस की हरकत में आई तो मालूम ये हुआ कि ये तो एक निजी कंपनी का मालिक है और जो मुतासरा फैमिली है
वो तो थाने से चले गए, लेकिन जो एक एनी शाहिद था उसकी मुद्दत, मोहम्मद सलीम की मुद्दत में जो है मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जो है छापामार कार्रवाई की। पहले सुबह जो है उनके एक गार्ड को और एक ड्राइवर को हिरासत में लिया, फिर शाम में जो है वो सलमान फारूकी की हिरासत में लिया। फिर देखें मुलजिम को हिरासत सलमान में ले लिया और फारूकी मजीद इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप इस मामले से मुतल्लिक हमें मुकम्मल डिटेल से आते। लेकिन इसने जिस तरह से बिलाल ने कहा ना कि ये पहला वाकया नहीं है, वहाँ ख़याबान में मजीद ऐसे वाकयात होते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी है, और इस तरह के वाकयात कराची से तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद कराची पुलिस भी हमें एक्शन में नजर आई। और अल्लाह करे कि जो इन्होंने जुल्म किया है इसका इनसे हिसाब भी चुकता किया जाए और कोर्ट कचहरियों में जो मजलूम है उनको इंसाफ भी मिल सके। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात सियासत पर भी कर लेते हैं, थोड़ी ज्यादा कर लें। हाँ ज्यादा कर लेते हैं। मैं वैसे कह रही थी थोड़ी सी क्योंकि ईद का मामला है, ईद भी नजदीक है तो ईद की बात होती है। तो मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ एक नाजुक मकाम पर तो खड़ी है, आप सब जानते हैं, लेकिन अदालतें नाअहली के फैसले सुना रही हैं, हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है, तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खामोशी छाई हुई है। इन तमाम तर चीज़ों पर क्योंकि ज़्यादा इन डिटेल जाने से बेहतर है कि हम मेहमान से ही बात करें। बिल्कुल ऐसी है, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसर साहब। बसर साहब, थैंक यू सो मच। हो जानेगा सर, सबसे पहले एक बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ईद कुर्बान से पहले शायद खान साहब की रिहाई मुमकिन है, तो क्या आपकी जमात के पास कोई ऐसा लाएमल मौजूद है जिसके जरिए खान साहब को रिहा करवाया जा सके, या इसी तरह से कोई और बात करेगा, एक रहनुमा कोई और बात करेगा और बीच में वो वाला मामला अडयाला जेल में ही खान साहब लटके रहेंगे? सिर्फ पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद कर दें, जजेस को आज़ाद कर दें तो खान साहब के ऊपर तो केस ही नहीं है। और आपको इस बात का अंदाजा है कि जितनी भी ये 26वीं तरमीम हुई है उसका नुक्ता नज़र ही इस जाली निज़ाम को बचाना, जाली सिस्टम को बचाना, जाली हुकूमत को बचाना, फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाना और खान साहब को जेल में रखना है। जहाँ तक आपने कहा दूसरा लाएमल तो हमारे पास जाहिर है, आपने देखा कि 3 साल से हम लोग जद्दोजहद में हैं, हमने मूवमेंट की है, हम सड़कों पर आए हैं। पाकिस्तान की तारीख में या जलियांवाला बाग एक हमने सुना था, वहां पे लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया था। 26 नवंबर को हमने खुद लाशें उठाई हैं, हम डी चौक में आए थे, 25 नवंबर को आए थे, अक्टूबर को आए थे, उससे पहले भी हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसीलों के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, चूंकि पार्टी तो है ये इस वक्त जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है वो तहरीक इंसाफ है और फेडरेशन का लीडर इमरान खान है। इसलिए आप देखेंगे बहुत जल्द इमरान खान साहब कॉल देंगे। खान साहब का उसके ऊपर बयान आ चुका है, जैसे ही खान साहब लाहे अमल देंगे इंशाल्लाह उस लाहे अमल पे अमल करेंगे। और इस बार जब हम निकलेंगे घरों से तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वापस घरों को उस वक्त आएंगे जब इमरान खान। अच्छा बसर साहब, अगर बात कीजिए, अबई का फैसला आया, आपके एमएनए अब्दुल लतीफ को 10 साल के लिए नायल करार दे दिया गया, फिर साथ ही आपके कई कारकुनान को भी सजाएं मिली हैं, लेकिन अदालत में आपकी जमात का कोई वकील उनके साथ मौजूद नहीं था, मतलब वकील भी आपकी इतनी सीरियस नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं 9 मई एक बहाना आना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि इमरान खान साहब और हम सब लोग डिमांड कर चुके हैं और बाकायदा इन राइटिंग हमारी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि 9 मई के ऊपर आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं और 26 के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं और लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। कभी ये बताइए किसी ने जुर्म किया हो तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाएं। और सबसे बढ़कर खान साहब जो बात करते हैं कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है 9 मई की, उसने ही 9 मई करवाया है। और 9 मई का बेनिफिशियरी कौन है? 9 मई का बेनिफिशियरी ये जाली निजाम के वो लोग हैं जो मुसल्लत किए गए हैं। 9 मई का अगर तो हमने करवाया तो हम इसके बेनिफिशियरी होते। इमरान खान साहब तो 600 दिन से ज्यादा जेल में पड़े हैं। हर आदमी पे एक एक हर घर की दास्तान है, मुकदमात हैं, कारोबार बंद कर दिए गए। आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, खान साहब की बीवी बुशरा बीबी हों, सब लोग जेलों में पड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं। तो मेरे भाई आज भी हम कहते हैं कि 9 मई सिर्फ और सिर्फ
इसको रखा गया है तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, इस जाली निज़ाम को चलाने के लिए। और ये जो सजाएं दी जा रही हैं ये भी एक सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है कि हमें डरा लिया जाएगा, धमका लिया जाएगा। लेकिन ये ना सजाएं हमें डरा सकती हैं, अगर हमें जेलों ने नहीं डरे, हम लोग लाशें उठाकर नहीं डरे, हम लोगों ने हमारे इलेक्शन छीन लिए, हम नहीं डरे, तो ये पाकिस्तान बदल चुका है। हम लोग उस वक्त तक खान साहब तक खड़े रहेंगे जब तक सांस में सांस है, और पूरा पाकिस्तान खड़ा रहेगा। और इमरान खान साहब तक जब तक रहा नहीं होते, इंशाल्लाह हम सब लोग इकट्ठे हैं। अब आपने वुकला की बात की, देखिए वुकला जिस दिन जजमेंट अनाउंस होनी होती है उस दिन अगर वुकला ना भी आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सी अदालतें, ये तो वो फैसले हैं जो व्हाट्सएप होते हैं, जो फॉरवर्ड एज रिसीव्ड होते हैं, उनके ताबे सजाएं सुनाई जा रही हैं। मुझे एक बात बताएं मेरे भाई, कौन सी एविडेंस है हमारे खिलाफ? कोई एक खान साहब के खिलाफ एविडेंस ये है कि जब 9 मई की प्लानिंग हो रही तो खान साहब किसी कमरे में या किसी टेबल के नीचे पर बैठकर चुप के सुन रहे थे, ये एविडेंस है। जिस एविडेंस की बुनियाद पर गुजरांवाला में हमारे लोगों को सजाएं हुई, उस एविडेंस को सुरगोदा के जो एंटी टेररिस्ट कोड के सर आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपसे ये एलिगेशंस हैं कि आप उस तरह से अपने कारकुनान के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े भी नहीं होते, जिस तरह से एक शख्स के साथ खड़े हैं। एग्जैक्टली। मुझे ये बताएगा कि अभी जो रीसेंट खान साहब का एक पैगाम आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विकेट के दोनों तरफ जो खेलने वाले लोग हैं वो बाज आ जाए, इसमें इशारा किन लोगों की तरफ था, क्या वाज़ेह करेंगे आप इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का नजरिया, इमरान खान साहब की सोच, जिसकी वजह से हम सबको, मैं शौकत बसरा आपके सामने बैठा हूँ, मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, फॉर्म 47 पे हराया गया, वो अल्लाह के बाद सारे वोट इमरान खान साहब के थे। बिल्कुल। जो इमरान खान साहब को छोड़ेगा, जो इमरान खान साहब से गद्दारी करेगा, वो काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकेगा। अच्छा। रही बात टिकट के दोनों तरफ खेलने की, अगर खान साहब के पास कोई ऐसी जाहिर कोई बात मौजूद है तो उन्होंने की है। जो लोग भी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होंगे वो अपनी सियासत फारिग कर लेंगे। सही। वो आज आप मुझे बताइए कि अच्छा शौकत साहब मुझे ये बताइएगा, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, पिछले सवाब में आप ये कह रहे थे कि आपने बहुत सारी तहरीकें की, बहुत से लॉन्ग मार्च किए, एहतजाज किए, इस बार भी आपकी जमात का एहतजाज का एक लाहे अमल है, आपने एक पॉलिसी बना ली है, क्या पहले की तरह ही अवाम सड़कों पर निकलेगी या कोई आपका इस बार मुख्तलिफ तरीका होगा? देखिए गुजारिश ये है कि जलसा जुलूस, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, ये हमारा आईनी जमहूरिया क्या, बेशक इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, मार्शल्लाह से बदतरीन हालात है, लेकिन खान साहब हमें जो कॉल देंगे और जो लाहेअमल देंगे, हम लोग आइन के अंदर रहते हुए, अच्छा, कानून के अंदर रहते हुए हम उस पर 100% अमल करेंगे। इसलिए खान साहब ने पहले भी ठीक हो गया। बस साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गॉट योर पॉइंट। बस साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, और खान साहब के हवाले से भी बात हुई, उनकी रिहाई के हवाले से भी बात हुई, और फिर एहतजाज के हवाले से भी बात हुई। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम एक ऐसी स्टोरी के हवाले से बात करेंगे जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि हेडलाइंस पर भी जिस तरह से ये जीनत बनी रही स्टोरी, जब आपको याद होगा कि पड़ोसी मुल्क भारत ने इंसानियत पर सियासत को तरजीह दी। पहलगाम वाक़े के बाद एक ऐसा ख़ानदान ऐसा वालिद जिनके दोनों बच्चों को इलाज की ज़रूरत थी, डॉक्टर्स ने रेफ़र किया कि आप इंडिया चले जाएँ, वहाँ पर जाके आपकी सर्जरीज होंगी बच्चों की, लेकिन इंडिया ने उनको पहलगाम वाक़े के बाद वापस भेज दिया और वो पाकिस्तान आए, और फिर उसके बाद उनका इलाज पाकिस्तान में ही कामयाबी से हुआ है। अब्दुल्ला जिनको भारत से हालियात वापस भेज दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनका इलाज किया, उनको एक नई जिंदगी दी। 9 साल अब्दुल्ला जिनकी कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी हुई है रावलपिंडी के आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और उनकी जो 7 साल बहन है मिंसा, उनकी एंजियोप्लास्टी भी कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ है? पाक फौज, वफाकी वज़ीर सेहत और दीगर इदारों के ताउन से ही हुआ है। लेकिन आज उनके वालिद हमारे साथ मौजूद है, उनके कि इस आजमाइश को उन्होंने किस तरह से बर्दाश्त किया।
बिल्कुल ऐसी आज हमारे साथ बाहिम्मत वालिद शाहिद अली साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी आजमाइश थी आपके लिए, ना सिर्फ भारत जाना, फिर भारत इलाज की ख्वाहिश से जाना, फिर पहलगाम के बाद उन्होंने आपको वापस भेज दिया। सो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से आपका इलाज अभी मुमकिन हुआ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, इस इलाज के हवाले से भी बताइएगा और नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि भारत से आपको क्यों निकाला गया था, क्या वजूहत उन्होंने बताई थी। जी स्वामी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। दूसरा ये कि मेरे दो बच्चे हैं, उनको हाथ का प्रॉब्लम है और उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं इंडिया गया था। लेकिन इंडिया गया तो वहाँ पे पहलगाम वाक़ये की वजह से उन्होंने हम लोगों को रिपोर्ट कर दिया, ट्रीटमेंट ना हो सकी। वापसी आए, फिर मीडिया, आप लोगों मीडिया की वजह से हुकूमत ने इसका नोटिस लिया और आर्मी चीफ ने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी उठाई। उसके बाद जो है हम आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में जो आर्मी का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरे बच्चों के लिए वहाँ पे उन्होंने मेडिकल बोर्ड तश्कील किया, जिन्होंने मेहनत करके मेरे बच्चों के ट्रीटमेंट के प्लान बनाया। और उसके फर्स्ट फेज में मेरे बच्चे अब्दुल्ला की सर्जरी हो गई है और अभी बिनसा की जो बेटी है उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उसकी की महीने बाद सर्जरी होगी। सही। अच्छा शाहिद साहब बताइएगा कि जो खर्च आना था भारत में अगर इलाज होता उस पर कितना खर्चा आना था, और जो इलाज अभी आपका पाकिस्तान में हुआ है आपके बच्चों का, उस पर कितना खर्च आया है? क्योंकि भारत जाने की जिस तरह से आप कह रहे थे आपको ज़रूरत थी, तो एस्टिमेट टोटल कितना हुआ है आपका दोनों साइडों की अगर बात की जाए तो? जी मैं 9 इयर्स के पूरे पाकिस्तान की हॉस्पिटल्स में घूमा था, तो किसी ने सर्जरी की हामी नहीं करी थी। इवन के मैं AFIC भी गया था 2021 में, लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी मुझे मना कर दिया था। अभी इस जो नई टीम आई थी वो बाहर से UK से ट्रेन होकर आए, तो उन्होंने हामी करी और उन्होंने भी जो है डॉक्टर्स से मतलब अमेरिका और UK के डॉक्टर से ओपिनियन लेके फिर ये सर्जरी परफॉर्म की है। दूसरा ये कि इंडिया में मेरा तकरीबन कॉस्ट आ रही थी 10 मिलियन और पाकिस्तान में ये तो अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने जो है ट्रीटमेंट अभी तो मेरा कोई ऐसा खास एक्सपेंस नहीं आया, बाकी जो थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। चले ये तो बड़ा ही अच्छा कि आपके पाकिस्तान में एक्सपेंस भी नहीं आया। मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त बच्चों की सेहत कैसी है और क्या इनका इलाज बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है या फिर इसके कुछ मराइल हैं और अभी ये जारी है और आइंदा भी ये जारी रहेंगे? जी इसमें बेसिकली ये स्टेट बेस्ड सर्जरी है। इसमें 2 से 3 सर्जरी एक बच्चे की होगी। अभी अब्दुल्ला की सर्जरी हुई है तो उसको ये सर्जरी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर सक्सेसफुल हुई तो 2 साल बाद एक कंप्लीट करेक्टिव सर्जरी होगी। वो डॉक्टर हर 3 माह बाद जो है इनको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद वो सर्जरी परफॉर्म होगी। इसी तरह जो मिंसा है उसकी अभी एंजियोप्लास्टी होगी, उसकी पहले इसी तरह की सर्जरी होगी, फिर उसकी दूसरी सर्जरी होगी। सही। अच्छा अब शाहिद साहब मुझे ये भी बताइएगा कि ये बात जिस तरह से भी कही है ये बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से आपसे वादा भी किया गया था और आपने खुद भी कहा कि हुकूमत और पाक फौज ने इलाज का जिम्मा लिया है, तो क्या ये ताउन सिर्फ पहले ऑपरेशन तक महदूद है या फिर पूरे बच्चों का जो इतना भी अखराजात आएंगे इलाज के ऊपर, जितने भी मरहले होंगे इस हवाले से, उस पूरे का जिम्मा लिया गया है? जी ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भी है और होपफुली यही होगा इंशाल्लाह। आर्मी चीफ से मुझे उम्मीद है कि वो आखिर तक हमारा साथ देंगे और ये कंप्लीट सर्जरी वो उन्हीं की तरफ से। अच्छा ये भी थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा कि क्योंकि पहले आप इंडिया इस वजह से गए थे कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा, लेकिन किस बुनियाद पे अब वापस आप जब इंडिया से वापस आए तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इलाज किस तरह से मुमकिन हुआ? क्या उस वक्त यहाँ इलाज मुमकिन नहीं था या सहूलियात की कमी थी, या उन्होंने कहा कि बस आप वहां पे चले जाइए, कुछ पेचीदगी थी? जी डॉक्टर्स ने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, पाकिस्तान में नहीं हो सकेगी। अच्छा। बल्कि उन्होंने ये कर बोल दिया था कि ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगी। इवन के मैं NICV भी गया, वहाँ के जो हेड ऑफ पीस कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी यही बोला। उसके बाद मैं लाहौर गया था, वहाँ पे डॉक्टर जो है आसिम हैं उन्होंने भी मुझे यही बोला। उसके बाद में AFIC वहाँ पे उस टाइम पे कोई ब्रिगेडियर नकीब साहब थे, उन्होंने भी मुझे यही ओपिनियन दिया था। तो बिला आखिर मैंने 2018-20 से मैंने कोशिश की कि
कि यार अप्रोच करूं को, लेकिन वहाँ पे वीजा मुझे मिलने में मुश्किल आ रही थी। आखिरकार मुझे 2024 में मैंने अप्लाई किया और 2025 मार्च में मुझे वीजा मिला। तो वहाँ पे गया और जब वापसी आया तो उन्होंने यहाँ पे AFIC में नई टीम आई सही। थी। अच्छा शाहिद उन्होंने साहब, कहा मुझे ये इससे बताइएगा, पहले आपने आखिर में मुझे ये बताइएगा कि क्या आप अब जितना भी इलाज आपके बच्चों का हुआ है, तिबी सहूलत से मुतमईन है बच्चों की, और बच्चों की सेहत में अब बेहतरी आ रही है, और क्या बच्चे खुद भी खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, लेकिन ये एक मैं पूरी कौम से यही गुजारिश करूंगा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 2 to 5 years की ट्रीटमेंट है। अच्छा। मैं जे कौम की दुआओं की जरूरत है, उसके साथ साथ मैं ने आप मीडिया के तवज्जुह से ये भी करूंगा कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, वहाँ पे मैंने उनको खत लेटर लिखे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे लेटर्स की पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो भी कुछ स्टेज लेके गए जिसमें मेरे फैमिली के दूसरे हेल्थ के इश्यूज हैं। बिल्कुल सही। ये ख्वाब की जिस बात कर रहे हैं ना शाहिद साहब, वो इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा था, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बच्चों की जो सेहत है उनका मुकम्मल इलाज भी हो जाए, उनमें बेहतरी भी आए। हम यही कह सकते हैं, और हमारे तवज्जुह से जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतना ही कर। बिल्कुल ऐसी है, और यकीनी तौर पे जिस तरह आप सिंध गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं, हम समझते हैं कि उनका भी काम है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो ऑपरेशन हुआ इसमें पाकिस्तान आर्मी का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, और हमारे जो सेहत का डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, उसका भी शुक्रिया अदा किया जाए वो भी कम है, क्योंकि ये इलाज कम अज कम मुमकिन तो हुआ। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।